जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री की बात करेंगे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भवन बुक जो केमिस्ट्री है उसका जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, उसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। कौन से प्रश्न का? लघुत्तरीय प्रश्न का। तो बच्चों आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखिए ताकि आप लोग उन सारी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग इस समय ज़्यादा ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोगों को क्या है, और सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहले कहता है कि नींबू रस में कौन सा अम्ल, इमली में, सिरका में, विटामिन सी की गोली में, खट्टा अम्ल। देखिए नींबू रस में बच्चों सबसे पहले सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो चलिए इन लोगों से हम अच्छी तरह से आप लोग को हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में बच्चों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? टार्टरिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक अम्ल, विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल, और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बस हमको कहता था कि इन सारे चीज़ को लिखने किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमने लिख दिया। और इसमें देखिए बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। देखिए जो खट्टा दूध में जो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बताया कि खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। या लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। या देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। और आपको एक ये भी पूछता है कि नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। या आपको इसको उलट कर भी पूछ सकता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तीन जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत ही भिविया क्वेश्चन है आपको एक ऑब्जेक्टिव के व्यू किसके लिए? MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा। बस हम अगर तीन याद करते तो आपको एक नंबर पक्का है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या है। अगला क्वेश्चन भी मज़ेदार है। कहता है क्या कि निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखें। जो अम्ल दिया गया कहता है इसका आणविक सूत्र लिखने कौन सा है बच्चों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल तथा कार्बोनिक अम्ल। कहता है कि इन सभी का आणविक सूत्र लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी का आणविक सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहला कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका होता है H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। उसके बाद कहता है नाइट्रिक अम्ल, इसका होता है HNO3। कौन सा होता है बच्चों? HNO3 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। क्या होता है बच्चों? HCl होता है। और फास्फोरस अम्ल का H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4। और कार्बोनिक अम्ल का होता है बच्चों H2CO3। ठीक है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, और फास्फोरस अम्ल का H3PO4, और कार्बोनिक अम्ल का H2CO3। तो ये से बच्चों कहता था हमको कि सभी का आणविक सूत्र लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने सभी का लिख दिया। तो चलिए अब फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत ही मज़ेदार ये भी है। कहता है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होता है, मतलब कि जिंक से होता है बच्चों। तो कहता है क्या कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ता से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट का लवण बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट का लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जब बच्चों जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अभिक्रिया होता है तो देखिए बच्चों ये बच्चों की प्लस आयन होता है, और ये SO4 क्या होता है? माइनस आयन। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके संयोग करेगा तो ZnSO4 बनाएगा। और H2 गैस का क्या होता है कि H2 गैस का होता है बच्चों शोधन हो जाता है। ये क्या होता है कि इसका अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो Zn हमारा होता है ये H2SO4 से संयोग करके ZnSO4 बनाता है और H2 गैस को मुक्त कर देता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसी में और है और सारी चीज़ें हैं इनमें, बारे बारे से देखते चलेंगे। फिर कहता है क्या कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है? तो जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। जब MgHCl से अभिक्रिया होता है तो MgCl2 + H2, तो H2 गैस जो हमारा उसको क्या होता है बच्चों? ये इसमें से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बनता क्या है? MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है।
ठीक है। चलिए बच्चों देखिए इसमें और है, कहता है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है तब क्या होता है। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराया जाता है तब एल्युमिनियम सल्फेट का लवण के रूप में प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है, मुक्त होता है। देखिए Al2 प्लस 3H2SO4, जब ये दोनों आपस में अपक्रियागत, ये भी बच्चों प्लस साइन और ये माइनस चलते, Al2SO4 का क्यू मतलब होल 3 प्लस 3H2, तो हमारा जो हाइड्रोजन गैस जो क्या होता है मुक्त होता है या उससे निकल जाता है। तो बनता क्या हमारा बच्चों, जब ये दोनों आपस में अब क्या कहता है तो एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक बनता है। क्या बनता है, या एल्युमिनियम सल्फेट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में है एक और। देखिए ये कहता है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होता है, किससे होता है, लोहा से एफिश होता है। तो जब लोहा से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस सल्फेट लवण तथा हाइड्रोजन मुक्त गैस मुक्त होता है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो जब 2Fe प्लस H2SO4 का अभिक्रिया होता है तो Fe2SO4 बनता है प्लस H2 गैस क्या होता है, मुक्त होता है, अर्थात क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है। तो आपसे ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा जाता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक की अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होता है तो क्या बनता है। आपको ऑप्शन रहेगा फेरस सल्फेट, या आपको रहेगा आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, 4 आपको ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको इसमें से किसको टिक करना होगा, फेरस सल्फेट को। एक क्वेश्चन कहता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है, और यहाँ दुर्लभ शब्द का क्या तात्पर्य है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एसिटिक अम्ल और दुर्लभ अम्ल पहले क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, और दुर्लभ भस्म क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से या आंशिक रूप में आयनित होते हैं, क्या होते हैं कि आंशिक रूप में आयनित होते हैं, दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। जबकि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनिक होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, दुर्लभ भस्म या क्षार कहलाते हैं। अब देखिए दुर्लभ शब्द का मतलब क्या होता है, कहता है कि दुर्लभ अम्ल आंशिक रूप से आयनिक होने के कारण इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है और इसी कारण से इसकी विद्युत चालकता कम होती है। अगर कोई मान लीजिए आयनिक शब्द है, आयनिक अम्ल है या कोई दुर्लभ अम्ल है, तो उसमें क्या होता है वो विद्युत चालकता जो होती है प्रभाव उससे बहुत कम होती है। उसी कारण से हम लोग कहते हैं कि यह दुर्लभ अम्ल है या दुर्लभ भस्म है। ठीक, तो दुर्लभ शब्द का तात्पर्य होता है कि वह अधिक मतलब कि कम चालकता होती है। ठीक है बच्चों, पता है क्या है कि अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि परवल अम्ल तथा सांद्रल अम्ल में भेद बताएं। तो परवल अम्ल तथा सांद्रल अम्ल में निम्नलिखित भेद हैं। तो सबसे पहला भेद है, कहता है कि वे अम्ल जो घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, परवल अम्ल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, परवल अम्ल कहलाता है। कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्रल अम्ल विलयन कहते हैं, सांद्रल अम्ल या विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, बल्कि इस विलयन में जल की मात्रा कम से कम होती है। इसमें कहता है कि HCl HNO3 H2SO4 परवल अम्ल है, जबकि सांद्रल H2SO4 त्वचा को जला देता है, और सांद्रल H2SO4 सांद्रल HNO तथा सांद्रल CH3 में जल नहीं होता है। और अगला है इसी का, कहता है कि परवल भस्म तथा दुर्लभ भस्म में भेद बताएं। कहता है कि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH प्रदान करता है, दुर्लभ भस्म या क्षार कहलाते हैं। फिर कहता है इसमें कि वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH प्रदान करती है, परवल भस्म कहलाते हैं। कौन सा, परवल भस्म कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, भस्म जो दुर्लभ भस्म होते बच्चा वह कम आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का प्रदान करते हैं, और जो परवल होता है वो अधिक हाइड्रोक्साइड आयन का प्रदान करता है। जैसे NH4OH CaOH का होल 2 MgOH का होल 2, ये सभी क्या बच्चों दुर्लभ भस्म है। और NaOH और KOH इसका भी है क्या है, परवल भस्म है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न कैसे होता है। कहता है कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का प्राप्त होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वो उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे क्षार प्लस अम्ल क्या होता है, लवण प्लस जल बनाता है। इसमें देखिए बच्चों कहता है क्या कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षार एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कहता है कि पीएच प्रतीक में पी तथा एच क्या संकेत करते हैं और पीएच स्केल क्या है सूचित करें। तो कहता है कि पीएच प्रतीक मतलब सिंबल में पी की व्युत्पत्ति शब्द पोटेंज है, किसे हुई है, पोटेंज से हुई है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। क्या होता है, शक्ति होता है। और इस प्रकार पीएच का मान बिलियन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। और किसी बिलियन में पीएच का मान उससे उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान देता है। उस साधारण सूचक द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान तो हो जा सकती है, लेकिन यह कदापि नहीं कहा जा सकता है अम्ल या भस्म कितना प्रबल है। अम्ल की शक्ति उसके हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। किसी विलयन की अम्लता शक्ति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करती है। और किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन 1909 में एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 विलयनों ए बी सी डी तथा ई को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इन विलयनों का पीएच क्रमशः 3, 1, 12 तथा 9 पाया गया है। तो इसमें कौन विलयन है, कहता उदासीन कौन है, प्रबल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय और दुर्बल क्षारीय कौन कौन सा है, कहता है लिखने के लिए। तो सबसे पहला देखिए बच्चों, जो 7 हमारा है, जिसका भी 7 जो विलयन है वो सबसे पहले क्या है, जिसका पीएच मान 7 है बच्चों वो क्या है हमारा उदासीन है। और जिसका 12 है वो हमारा क्या है बच्चों प्रबल क्षारीय है। और जिसका 1 है वह प्रबल अम्लीय है। और जिसका 3 है बच्चों वो हमारा क्या है दुर्लभ अम्लीय है। और जिसका 9 है बच्चों वो हमारा क्या है दुर्लभ क्षारीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 अम्लीय विलयन XYZ का पीएच मान 0, 3 तथा 5 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होता है और किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम है। देखिए X 0 है, Y 3 है और Z 5 है। तो सबसे पहला देखिए बच्चों कहता है कि बिलियन Z का पीएच मान 0 है, बिलियन Y का पीएच मान 3 है तथा बिलियन Z का पीएच मान 5 है। इसीलिए बिलियन X का हाइड्रोजन आयन की सांद्रण 1×10⁻⁻0 है। और बिलियन Y की सांद्रण हाइड्रोजन H प्लस सांद्रण 1×10⁻³ है तथा बिलियन Z की हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रण 10⁻5 है। तो बिलियन X की जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है बिलियन Y और Z की अपेक्षा अधिक है, अर्थात Y और Z की सबसे अधिक किसका है, X का। और सबसे कम कहता है चूँकि बिलियन X की सांद्रता 10⁻⁻0, बिलियन Y की सांद्रता 10⁻⁻3 और Z का कितना है बच्चों 10⁻5, 1×10⁻5। तो इसीलिए बिलियन Z की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बिलियन X और Y की अपेक्षा कम है, अर्थात सबसे अधिक किस में है X में और सबसे कम किस में है Z में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए और किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाते हैं समझाइए।
देखिए अच्छे फसल के लिए क्या होता है कि मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए, और मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर उसमें अम्लीयता का गुण आ जाता है, जो फसलों के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए किसान क्या करते हैं कि मिट्टी में चूना मिलाते हैं ताकि उसकी अम्लीयता कम हो जाए और वह उर्वरक बन जाए, मतलब कि उसमें अच्छा फसल होने लगे। इसीलिए क्या करता है बच्चों, उस किसान लोग अपने खेतों में चूने का इस्तेमाल करता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है, तो बताएं। पहला कहता है कि अम्ल पित्त अम्लीय है या क्षारीय। दूसरा कहता है कि अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच, क्या होगा बच्चों, बीच किस पदार्थ के कारण होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो अम्ल पित्त जो हमारा है, तो जिसका अगर पीएच मान 1 से 3 के बीच होगा बच्चों, सबसे पहले वह बच्चों अम्लीय होगा। कौन सा होगा, अम्लीय होगा। और दूसरा अगर जो अम्लीय पित्त जो है उसका अगर पीएच मान 1 से 3 के बीच है, अगर बीच है, तो उसका जो पदार्थ का जो कारण होता है ना बच्चों, वह क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है बच्चों, तो यह 1 और 3 के बीच जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के कारण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है कि अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाएं। तो अग्निशामक यंत्र में NaHCO3 तथा H2SO4 रहता है, और यह यंत्र की कुंडली पर दाब डालने पर NaHCO3 एवं H2SO4 परस्पर संपर्क में आकर CO2 गैस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो Na2SO4 प्लस 2H2O जल और प्लस CO2 गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह गैस क्या करता है कि गैस तेज़ी से बाहर निकलकर आग को बुझा देता है, और CO2 हमारा क्या होता है, आग को बुझा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड।